नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। बिहार में बीते 15 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता पे काबिज हैं, मुख्यमंत्री हैं। और खास तौर पे उनकी यूएसपी यही है कि किसी भी गलत मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर ही कायम रहेगी सरकार। लेकिन आए दिन जिस तरीके से सेंट्रल होम का मामला उजागर हुआ, इससे पहले साल 2017 में एक बड़ा मामला उजागर हुआ था मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजधानी पटना में आए दिन बड़ी घटनाएं घट रही, चाहे बैंक लूट हो या फिर छीन झपट हो, तमाम ऐसे बड़े मामले होते हैं। थाना से कुछ ही दूरी की बात की जाए तो वहां पे मर्डर हो जा रहा है। प्रशासन क्या काम करे, तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनबीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर मौजूद है। इनसे बात करते सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। हाँ सर, सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि सर आप पुराने काफी पहले से बिहार की राजनीति को देखते आ रहे, बिहार के सिस्टम को देखते आ रहे हैं। क्या लगता है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यूएसपी थी जीरो टॉलरेंस की किसी भी गलत गतिविधियों पर, क्या लगता है कितना खरा उतर पा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर? देखिए सन्नी, हम लोग तो काफ़ी दिन से ये स्टडी कर रहे हैं कि बिहार में सारा सब कुछ जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो कंडीशन है एकदम डैमेज हो चुका है। और कहने के तो ये नीतीश कुमार जो है सुशासन के ये है, सुशासन बाबू है, सुशासन की सरकार है। यहाँ पर महिलाओं से कुछ ये मतलब किसी तरह का हिंसा नहीं होता है, या फिर बहुत तरह से हम लोग देख रहे हैं इनका सारा सब कुछ है। दरभंगा में जो है देखिए वहाँ पर ये हुआ कांड हुआ, गया में देखिए महिलाओं को पीटा गया। अब उसके बाद से अब हम लोग आते हैं कि वो यहाँ पटना शेल्टर होम का, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का भी जो मामला था उसमें क्या हुआ, उसमें यही हुआ कि मिला जुला कर जो है, जैसे अभी पटना शेल्टर होम में हम लोग की ये वंदना गुप्ता है, छोटी मछली है, उस पे टारगेट किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में भी सेम जो था ब्रजेश ठाकुर, छोटी मछली था, उसको पकड़ा गया, जेल भेज दिया गया दिखावे के लिए कि अपने समाज कल्याण मंत्री को भी केस किया गया। उसके बाद से मामले को वहीं रफा दफा कर दिएगा। ये नहीं पता चल पाया कि जो पटना वाले साहब थे मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से लड़की किसके पास जा रही थी, जो वहाँ की बच्ची लोग जो बयान दे रहे थे मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में कि पटना के जो बड़े साहब हैं उनके पास लड़की जाती थी। ये कौन साहब हैं जिनका आज तक सीबीआई भी पता नहीं लगा पाई है? एक तो वो हो गया। दूसरा हमारा जो ये है पटना में जो शेल्टर होम जब ये कांड हुआ है, सारा सब कुछ मिला जुला कर जब मतलब हर तरह से हमारे एनबीसी तो लगातार हम लोग इस पर मतलब मुहिम छेड़े में हैं कि जब तक इसका अंजाम नहीं होगा हम लोग इसको चलाते ही रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिले। बिल्कुल। एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ने भी इस बात का खुलासा किया था कि जो बच्चियां हैं उन्हें मंत्रियों के पास भेजी जाती थी। उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया था, बकायदा उन्होंने भी पत्रकारों से बातचीत भी की थी। क्या लगता है जो इतनी बड़ी घटना है, पूर्व आईपीएस अधिकारी इस पर बातचीत कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस पर परत दर परत बात खुलेगी इस पे सर, क्योंकि जांच अभी भी जारी है? अभी तक हम लोग ये देख रहे हैं। इसमें हमारा मानना है कि जब तक पटना हाईकोर्ट पड़ा तब उसके बाद से है कि थोड़ा तो एफआईआर भी दर्ज किया गया, नहीं तो हम लोग को नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी होने वाला था। और अभी तक जो भी मीडिया है जो भी उठा रही है कि पटना के एसपी और डीएम पर, तो पटना के मतलब एसपी और डीएम क्या होते हैं? ये तो मामूली छोटे से अधिकारी हैं। इन लोगों को है मतलब अभी तक इन्हीं लोगों तक ये मैटर जा रहा है। अब इसका जांच का जिम्मा दे दिया गया है काव्या मिश्रा को, जो एक मतलब जूनियर आईपीएस अधिकारी हैं। अरे हमारा कहना है कि मतलब बिहार सरकार के जो भी हैं, मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी साहब, होम सेक्रेटरी चैतन्य प्रसाद या फिर डीजीपी एसके सिंघल, ये लोग जो अपने आप को कानून की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि ज्ञानी हैं, ये हैं, तो ये लोग हर कुछ में दिखाते हैं कि हम सच हैं, सच्चाई के साथ देते हैं। तो इस मामले में कहाँ गए इन लोग की शर्म? आमिर सुबहानी साहब जो हैं मतलब सारा सब कुछ ये दिखाते हैं। तो स्टार्टिंग से ही बिहार सरकार के होम सेक्रेटरी रहे, होम सेक्रेटरी के बाद नीतीश कुमार के चहेते अधिकारियों में से हैं। अभी देखिए वो बिहार के मुख्य सचिव हैं। तो हम तो मिला जुला कर अभी की यही मानेंगे कि पूरा का पूरा नीतीश सरकार जो है, ये लोग लगता है कि जैसे प्रशासनिक अधिकारी नहीं, ये लोग लगता है कि जैसे जदयू के कार्यकर्ता है जी। एक और ये बड़ा मामला आपने बहुत सही कहा है कि आए दिन देखा जाता है जो विपक्ष वह भी आरोप लगाता है कि जो प्रशासन है वह प्रशासन नहीं बल्कि जदयू के नेता की तरह काम करते हैं। बात आपने ये भी कहा कि जो मुख्यमंत्री के चहेते अधिकारी हैं, कई जैसे मनु महाराज की बात की जाए, फिर उनके बाद जो भी एसएसपी पटना में आए,
या फिर मनु महाराज को डीआईजी पोस्ट मिल गया था, प्रमोशन होने के बाद भी वो पटना के एसएसपी बने रहे। तो क्या लगता है जो चहेते अधिकारी रहे थे वो लगातार पटना में बने रहे, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर पर क्या काम चल रहा है सर? क्योंकि आए दिन घटनाएं घटती, मर्डर होता है, छेड़खानी होता है, तमाम तरह की घटनाएं घटती है। तो बिना प्रशासन को की जानकारी की सब चीज हो रही है, लेकिन माना जाता है कि अगर प्रशासन चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। सर क्या कहेंगे इस पे? पटना में जो भी मतलब सीनियर एसपी आते हैं वो ज्यादातर देखा गया है कि सीएम के नजदीक रहते हैं। मनु महाराज की हम बात करते हैं जो कि अपने आप को सिंघम कहलाता था, बहुत ज्यादा मीडिया में रहने का शौक था उसको। तो उसके पास पर डे जो है नीतीश कुमार फोन करते थे उसके आवास पर, ये हम लोग खुद जान रहे हैं ये कर। और उसके वजह से मनु महाराज का जो है काम कम था, दिखावा बहुत ज्यादा था। मतलब इनको एक सिंघम स्टाइल में सिर्फ दिखाने के लिए, वो करने के लिए क्या मतलब पटना के जैसे पूर्व एसपी मनु महाराज हैं, इन पर भी तो आरोप लगा था फर्जी अवार्ड का, रोहतास में जो नक्सली वाला था, और भी बहुत तरह का आरोप है। तो इसके पहले भी जो एसपी लोग हैं, कुछ लोग एसपी लोग हैं जो खुद से, कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई क्राइम डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो खुद से आर्म्स रख कर ये लोग उसको डिटेक्ट करवा देते हैं इस टाइप से। तो हम अभी के एसपी की बात नहीं करेंगे, अभी के एसपी जो है वो हमारे नज़र में तो अभी तक तो ठीक है, देख के जैसा कि लग रहा है। वो तो इनको हम लोग डिटेल्स में जान नहीं रहे हैं, लेकिन पुराना जो हिस्ट्री है हम लोग देख रहे हैं कि जो भी एसएसपी आए हैं पटना में वो लोग क्राइम के नाम पर, ये लोग है ना क्राइम कंट्रोल कर पाए ना कुछ कंट्रोल पाए। हाँ, सरकार की चमचागिरी करते हैं ये लोग, चमचा नंबर ये लोग हैं 1 है। बात की जाए लॉ एंड ऑर्डर की तो अधिकारी सही तरीके से काम नहीं करते हैं, या फिर माना जाता है कि आपने कहा कि जो डीजीपीएस के सिंघल हैं वो हो गए, या फिर चैतन्य प्रसाद हो गए, या फिर आमिर सुबहानी साहब हो गए। लगातार ये लोग पुराने अधिकारी रहे हैं और अपने समय के टॉपर्स रहे हैं। लेकिन टॉपर बनने के बाद जब लोग सर्विस में आते हैं, धीरे धीरे जब अपनी पकड़ बनाते सरकार में, अपने प्रशासन में बनाते, विभाग बनाते, धीरे धीरे इनका काम लचीला क्यों होता जा रहा है सर? क्या इनके ऊपर सरकार का दबाव पड़ता गया इसलिए ऐसा होता चला गया, या फिर क्या कहा जा सकता है? तो ये मैटर है, हमको ये लगता है कि चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजीपी हैं, और उसके बाद से आपको होम सेक्रेटरी चैतन्य प्रसाद है, ये लोग हैं कि सीएम के इशारे पर नाचते हैं। ये लोग सिर्फ क्या है, कठपुतली हैं। मतलब सारा सब कुछ, कोई भी जनरल पब्लिक इस तीनों अधिकारी में से किसी के पास फोन करेगा, ये लोग फोन नहीं उठाएगा किसी भी हाल में। हम लोग भी कितना बार ट्राई किए हैं कि कुछ इशू पे इनका पक्ष जान लें, फोन नहीं उठाना। तो अपने आप को ये लोग, अरे भाई मतलब आप भी इंसान हैं, 4 साल के बाद आप रिटायर कर जाइएगा, फिर आपको कौन पूछेगा, आप कहाँ के रहिएगा। ये सब मानसिकता यहाँ के IAS IPS लोग का बहुत ज़्यादा खराब है। तो इस टाइप से ये है कि ये लोग मिला जुला कर मतलब सीएम हाउस के दलाली करते हैं। तो सर मानना जाता है, जनता भी कभी कभी बोलती हुई नजर आती है, विपक्ष भी बोलता हुआ नजर आता है कि अगर पुलिस से अपराधी नहीं पकड़ाता है तो किसी बेगुनाह को फंसा दिया जाता है। इस पे क्या कहना है? क्योंकि हाल ही में पिछले साल की बात है जब रुपेश सिंह हत्याकांड हुआ था, उसमें एक आरोपी को पकड़ा गया था, उसके साथ और भी कई लोगों को धीरे धीरे पुलिस ने पकड़ा। उपिंदर शर्मा SSP थे, पूरे SSP अभी DIG साहबाद के। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उस केस में अभी तो कोई खुलासा नहीं हुआ है, आखिर क्या हुआ, ऋतुराज वाकई में दोषी था या फिर प्रेशर में। हालांकि जब ऋतुराज पकड़ा गया था तो कहा, उसकी पत्नी ने कहा था कि जबरन उससे कबूल करवाया गया, उसके सामने उसकी पत्नी को मारा भी गया था। और मामला जब ये दूसरे थाने का था तो एयरपोर्ट थाना क्यों ले जाया गया उसकी पत्नी को, तमाम तरह की बात आई थी सर सामने। इस पे क्या कहेंगे सर, आखिर मामला क्या था, इसका खुलासा भी तक क्यों नहीं हुआ सर? ऋतुराज वाले केस में क्या है कि जहां तक हम लोगों को लगता है कि अभी जो मेन एक्यूज्ड है, गोली मारने वाले जो उनका मतलब ये किए थे, उनको नहीं पकड़ा गया है। अब चूंकि उसमें सरकार की, डीजीपी की बहुत ज्यादा किरकिरी हो रही थी, तो जहां तक हमको लगता है कि ये वेल प्लान्ड है, ये ऐसा पटना पुलिस के द्वारा किया गया था। और पटना पुलिस का एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि दलाली बोलते हैं, जिसको रंगदारी सेल भी बोलिए। ये इसमें बहुत जूनियर सिपाही लेवल के, मतलब जूनियर है, दरोगा लेवल के अधिकारी लोग हैं। मतलब उसमें मुस्तफा है और उसके बाद से उसमें विनय है, और भी ये लोग हैं। इन लोगों का काम क्या है, ये लोग हैं तो पुलिस, लेकिन काम करते हैं अपराधियों की तरह। किसी भी इनोसेंट आदमी को ये लोग पकड़ लेगा, चूंकि इन लोग के साथ हम लोग जानते हैं काफी ज्यादा, मतलब इस बारे में हम लोग को ये आइडिया है। ये लोग किसी को भी पकड़ लेगा, पकड़ने के बाद से मतलब इतनी बुरी तरह से मारपीट करता है, मारपीट करने के बाद से उसके हाथ में कुछ भी थमा देगा, कोई भी कन्फेस करा लेगा। तो ये रंगदारी सेल और एसपी के लिए ये जो चीज़ है, किसी से एक्सेप्ट करवाना, किसी को कुछ बरामदगी दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ के लिए। बड़ी बात नहीं है।
अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो 2005 में जब पहली बार पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनकी यूएसपी होती है कि क्राइम को रोकना है। काफी हद तक उन्होंने क्राइम को रोका भी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो नाबालिग होते हैं उनके पास भी हथियार देखा जा रहा है। हथियार से आए दिन लोगों की मौतें हो रही है। अगर हथियार की सप्लाई कहाँ से होती है, या फिर शराबबंदी की बात की जाए तो शराब के केस में भी कई सारे लोगों की जाने जा रही है, चाहे जहरीली शराब पी के हो या फिर जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो उसमें अपराधी गोली मार देते हैं, शराब के सप्लाई गोली मार देते हैं सूचना देने वाले लोगों को। तो ये मामला भी लीक हो जाता है कि आखिर किसने पुलिस को सूचना दी। तो आखिर जनता सूचना दे तो दे किसे, क्योंकि मरने का भी डर है। और मुख्यमंत्री बोलते हैं जनता में सूचना दे कि शराब मिलती है तो पुलिस प्रशासन है, हम ये नहीं बोलेंगे। पुलिस प्रशासन जो है थाना लेवल से ये लोग अपना काम अच्छा करता है। अब कहीं कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट भी आती है शराब माफिया के साथ तो वो अलग बात है, लेकिन खासकर पुलिस में जो मतलब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, थाना दरोगा हैं, इन लोगों को टारगेट कर दिया कि तुम अपराधी को नहीं पकड़ो, मतलब किसी तरह के क्रिमिनल को मत पकड़ो, शराब वाले को पकड़ो। शराब तो हर गली आजकल पुलिस का काम, थाना का पुलिस का काम क्या है? शराब पकड़ो। कहीं भी कुछ होता है तो इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया जाता है, मतलब उसके बाद से दरोगा को सस्पेंड कर दिया जाता है। आप एसपी डीएम को क्यों नहीं सस्पेंड करते हैं? अगर आप में दम है तो होम सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजीपी साहब, इस पर आप लोग जवाब दीजिए। एसपी डीएम पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? एक और मामला सर काफी चर्चित रहा था जिसमें राकेश दुबे का भी नाम आया था। राज्यपाल के साथ भी रह चुके हैं और उसके बाद वो आरा के एसपी भी बने थे। ये जानना चाहेंगे आपसे कि राकेश दुबे ही आखिरी मोहरा क्यों रहा था और एसपी लेवल से ऊपर के अधिकारी पर बालू खनन मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई सर? क्या लगता है इसमें सरकार का कुछ दबाव रहा होगा प्रशासन पे? देखिए, जहाँ तक भोजपुर एसपी हैं राकेश दुबे, रह चुके हैं। उनका तो पहले भी मतलब ये है कि इसमें नाम आया कि बालू माफिया के साथ मिले हुए हैं, तो उनसे मतलब ये जो है कार्रवाई किया गया, सस्पेंड किया गया, विभागीय जो है वो चलाया गया। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये सारा मामला उन्हीं तक ये करके स्टॉप कर दिया गया। इसमें टारगेट बनाया गया है राकेश दुबे को और मतलब आर्थिक अपराध इकाई ने, ठीक है ना जी। और उसके आगे कौन है, उसमें जो मंत्री है, मंत्री लोग का नाम का खुलासा क्यों नहीं होता है? अगर आर्थिक अपराध इकाई नैयद हसनैन साहब जो उसके एडीजी हैं, अगर आपकी टीम इतनी मजबूत है तो सिर्फ अधिकारियों पर ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? मंत्रियों पर कीजिए और भी आईएएस लोगों पर कीजिए। सिर्फ ले दे के छोटे अधिकारी जो हैं मतलब ये करना, आप उनको पकड़ ले रहे हैं कि उसने आज से ज़्यादा संपत्ति अर्जित कर लिया। बस आर्थिक अपराध इकाई का एक जो काम है यही रह गया। अरे आपको पकड़ना है तो बड़े बड़े जो शराब माफिया हैं, जो उन लोगों के प्रॉपर्टी सीज कीजिए, अटैच कीजिए, तब ना कुछ लगे कि कुछ काम हो रहा है। हाँ सर, अगर अभी आपने मंत्रियों पर कार्रवाई करने की बात कही है तो ऐसे कई सारे मंत्री हैं जो कि कम समय से मंत्री पद पे या फिर विधायक हैं या फिर एमपी जो भी हैं, लेकिन उनकी संपत्ति की बात की जाए तो उनकी संपत्ति की जांच कभी होती नहीं है। हालांकि उनकी संपत्ति का जो आंकड़ा होता है, जब चुनाव के वक्त वो अपने संपत्ति का आंकड़ा जारी करते हैं तो करोड़ों में होता है। तो क्या सैलरी भी बहुत खास नहीं होती है? तो उनके ऊपर जाँच क्यों नहीं होती? आखिर क्यों डरते हैं ये पुलिस वाले या ईओयू? देखिए, मंत्री पे चाहे वो ईओयू रहे या फिर पुलिस का कोई भी विंग है या डीजीपी रहे या फिर होम सेक्रेटरी रहे, चीफ सेक्रेटरी, इन लोगों की इतनी औकात नहीं है कि किसी मंत्री पे बिहार सरकार के हाथ डालें या फिर मतलब किसी तरह का उन लोग पर जांच करें जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे। अगर नीतीश कुमार चाह लेंगे तो किसी भी मंत्री का ये लोग बाल का खाल निकाल देंगे कि उसके पास क्या है, ये है। तो ये सारा सब कुछ जो होता है फाइनल, चूंकि अगर एक भी मंत्री अगर इनके खिलाफ जाता है तो सरकार को खतरा हो सकता है। इसलिए नीतीश कुमार ना चाहते हुए भी किसी मंत्री पर, विधायक पर कार्रवाई नहीं करवाएंगे, जहाँ तक हमको ये लगता है। सर, एक चलते एक आखिरी सवाल करते हैं, समय की पाबंदी है। आप सब ये जानना चाहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। आप सब ये जानना चाहते हैं कि जो स्थिति है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेके हो, मामला शेल्टर होम का हो, शराबबंदी की आड़ में हत्या का हो या फिर तमाम ऐसे मामले हो, तमाम चीज़ों पर प्रशासन खुलकर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही? क्यों छोटे मोहरों को ही पकड़ के सीमित रह जाती है पुलिस? सर, क्या लगता है? देखिए, इसमें क्या है कि नीतीश कुमार जो है मतलब अब तो उनका एज भी हो गया है, शायद 67 या हाँ 70 के लगभग है। उनको होम डिपार्टमेंट स्टार्टिंग से ही है कि सारा सब कुछ अपने अंडर में ही रखना था। अगर उनको ठीक करने का सारा सब कुछ है, लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम करना था, उसके लिए एक अलग मंत्री बनाते हैं तो सारा सब कुछ देखता। तो नीतीश कुमार जो है एक फॉर्मेलिटी के लिए अपना मीटिंग होता है, इनका मीटिंग होगा, रिव्यू होगा, 1 घंटे का होता है, लेकिन उससे ऐसा कोई फर्क अपराध पर पड़ने वाला है नहीं जब तक कोई नया किसी को गृह मंत्री अपॉइंट नहीं कर दें।
जो कि मतलब युवा हो तो ज़्यादा अच्छा अवसर रहता, उस पर ये होता। बाकी लॉ एंड ऑर्डर तक जहाँ बात है तो हमको लगता है नीतीश कुमार को फुर्सत ही नहीं है कि वो बाहर निकल कर देखें कि बाहर में क्या क्या हो रहा है। एक और मामला यहाँ भी ये भी है कि सर जनता दरबार हर 5 साल के लिए बंद हुआ था 2016 के बाद से, फिर से एक बार चालू हुआ, लेकिन लोगों को परेशानी ये होती है कि उन्हें पता नहीं होता कि ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जो है एंट्री मिलता है जनता दरबार में, लेकिन लोगों की समस्या जो है नहीं सुनी जाती है। यहाँ से मुख्यमंत्री फौरन कार्रवाई करते हैं लेकिन अधिकारी बात नहीं सुनते हैं। यानी कि विपक्ष कभी कभी ये भी कहता है कि जो सरकार है, सरकार मंत्री ने जो सरकार है उसे मंत्री नहीं चलाते बल्कि अधिकारी चलाते हैं जो मुख्यमंत्री के चहेते हैं। क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए जनता दरबार में क्या है, जनता दरबार में हम लोगों को जहां तक ये लगता है कि जनता दरबार में ऐसे लोगों को मतलब सिलेक्शन किया जाता है, मतलब आने के लिए विजिटर्स को, कि जिनका सरकार गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ शिकायत नहीं हो जी। और खास कर देख के छोटा मोटा शिकायत है तो किसी के बारे में मतलब ऐसे लोगों को बुलाया जाता है। और उसके अलावा जब ये कह रहे हैं कि सीएम साहब हम तो काफी दिन से जनता दरबार के मतलब ये देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, कोई भी आपके पास आता है अपना ये लेकर, वो 1 सेकंड देते हैं, बस देखेंगे, बोलेंगे अच्छा उसको फोन लगाओ, क्या जी ये मैटर देख लीजिए जरा, अब देख लीजिए कह दी, इनका मतलब है कि वो मैटर सेंटिंग में रह गया। आज तक जनता दरबार में हम लोग इसका भी निकलवाएंगे आरटीआई से कि जनता दरबार में आज तक जितने भी लोग गए कितने लोगों का काम हुआ होगा। हमको लगता है 30% का भी मुश्किल से काम होता होगा। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, पब्लिक जाती है बेवकूफ़ बनने के लिए, बाकी कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि सीएम जो है, सीएम अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड जाता है मामला तो प्रधान सचिव के पास भेज देते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, देख लीजिएगा जरा। अब वो प्रधान सचिव हैं, वो मामला उन्हीं के पास है, तो सारा सब कुछ जो है अधिकारियों के पास जाता है। अधिकारियों, हर विभाग के अधिकारी जो प्रधान सचिव है, यही लोग समझिए सरकार है, यही लोग चलाते हैं। बाकी मंत्री या जनता दरबार ये सब कुछ है नहीं, इससे कुछ होने वाला है नहीं। जनता की सर एक और भी शिकायत है कि अगर चुनाव होता है तो मंत्री आते हाथ जोड़ते हैं या फिर विधायक आते हाथ जोड़ते हैं, वोट लेके जाते हैं, वो हमसे पूछ के नहीं आते। लेकिन जब हम जाते मुख्यमंत्री के जनता दरबार में तो हमें ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। तो ये मंत्री लोग भी जब चुनाव के वक्त आते हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस क्यों नहीं पूरा करते हैं, बिना पूछे कैसे हमारे पास आ जाते हैं, यह भी सवाल होता है सर। क्योंकि ऑनलाइन के चक्कर में कई सारे गरीब लोग या फिर समस्या को लेकर कई 100 किलोमीटर दूर से पटना आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती सर उनकी। देखिए इसमें क्या है कि जनता दरबार में ये करने के लिए एक तो डीएम के थ्रू होता है जो कि जनरल गरीब गांव के लोग जानते नहीं हैं। उसके अलावा नहीं, अगर फिर आप जनता दरबार का वेबसाइट है उस पर जाइए, उस पर कर लीजिए आप लोग, उस पर भी करने से ये होता है। लेकिन बहुत से लोगों को निराशा ही हाथ लगती है कि वहां तक उन लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, और जो हो भी जाते हैं, जिनको हो भी जाता है, वो घूमकर हम लोग तो काफी ऐसे लोगों को देखे हैं कि जनता दरबार 3-3 बार गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो सर क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर कब तक बिहार का ठीक होगा? क्योंकि मुख्यमंत्री की यूएसपी है जीरो टॉलरेंस क्राइम को लेके, तमाम गलत चीजों को लेके, लेकिन जो अभी की स्थिति उसमें क्या लगता है क्या होगा, कब तक बिहार की स्थिति सुधरेगी और बिहार का विकास होगा? रोजगार को लेके भी छात्र सड़कों पर रहते हैं सर। देखिए मतलब अभी का जो पोजीशन है उसमें बिहार में तभी सुधार हो सकता है कि जब मुख्यमंत्री अपने सारे आईएएस आईपीएस का कान पकड़कर उन लोगों का सीधा करे, तभी सारा सब कुछ है। चाहे वो शराब का मामला हो या फिर एसटीटी का मामला हो, शिक्षा है या फिर जो भी है, तभी यहाँ पे सुधार हो सकता है। मुख्यमंत्री अगर इसमें पर्सनली इंटरेस्ट लेंगे तो स्टूडेंट्स का भी देख रहे हैं हमारे कि हजारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट रोड पर हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी है सीएम हाउस से जब तक हरी झंडी नहीं मिलेगी, सबका मुद्दा ऐसे ही रहेगा, चाहे वो एसटीटी हो, चाहे वो जो भी स्टूडेंट हो, किनका भी है। तो जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे तब तक ये कुछ होने वाला है नहीं। चलिए सर, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुस्तफा हुसैन सर थे, साफ तौर पर इन्होंने साफ तौर पे क्लियर कर दिया है अगर बिहार को सुधारना है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पर्सनली इंटरेस्ट लेना होगा तमाम मसलों पर, चाहे वह एसटीटी का हो या फिर शराबबंदी की आड़ में हो रही हत्या का हो या फिर शेल्टर होम जैसे मामले का जो खुलासा हुआ उसको लेकर, फिर तमाम चीजों को लेकर जब तक मुख्यमंत्री खुद पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा और बिहार की जो स्थिति है वह बदहाली के रूप में ही दिखेगी। हालांकि देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में क्या होता है, और ऐसे में साफ तौर पे तमाम मसलों को लेकर हमसे बातचीत करने के लिए सर मौजूद है। साफ तौर पे तमाम सवालों को बड़ा ही बेबाकी से इन्होंने जवाब भी दिया। अब जरूरत है सरकार को जागने की और अपने अधिकारियों को जगाने की, तभी जाके कोई भी कार्य सही तरीके से हो पाएगा और बिहार वाकई में विकास कर पाएगा। अब बने रहे NBC 24 के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।